आज हम भाषा, हमारी भाषा हिंदी और वर्ण विचार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो भाषा किसे कहते हैं? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है। तो संस्कृत में एक धातु है भास। संस्कृत में एक धातु है भास और इसका अर्थ होता है प्रकट करना। प्रकट करना, बोलना, कहना। भास का मतलब होता है प्रकट करना। एक उक्ति भी चलती है, भाषायाम भास व्यक्तायाम वाची। भास व्यक्तायाम वाची, इसका अर्थ होता है व्यक्त वाणी ही भाषा है। व्यक्त वाणी ही भाषा है, यानी जो वाणी व्यक्त हो जाती है उसे हम भाषा कहते हैं। ये तो हुई संस्कृत की बात। भाषा विचार विनिमय का साधन है। भाषा विचार विनिमय का एक साधन है। हमारे मन में विचार आते हैं और हम उससे व्यक्त करते हैं, वो भाषा है। भाषा विचार विनिमय का एक साधन है। विचार विनिमय मनुष्य बोलकर करता है या लिख कर करता है या फिर सांकेतिक रूप से भी करता है। सांकेतिक रूप से भी भाषा का विचार विनिमय आदान प्रदान होता है। सांकेतिक रूप में जैसे कवि बिहारी ने कहा है, संकेत रूप में बातें हो रही है नायक और नायिका के बीच। कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लज्जात, भरे भुवन में करत है नैनन हुई सी बात। नैनन से ही बात हो रही है, पूरे भवन में आदमी भरे हुए हैं और नायक नायिका सांकेतिक रूप से बात करते हैं। तो भाषा मौखिक होती है, लिखित होती है और सांकेतिक रूप में होती है। अब भाषा के बारे में प्लेटो का क्या विचार था? प्लेटो ने कहा कि विचार मूक या अध्वन्यात्मक बातचीत है और जब वह होठों पर प्रकट होती है तो हम उसे भाषा कहते हैं। प्लेटो ने कहा विचार मूक या अध्वन्यात्मक, मूक या अध्वन्यात्मक बातचीत है। पर जब होठों पर प्रकट होती है तो भाषा कहलाती है। भाषा कहलाती है। प्लेटो का विचार था कि विचार मूक और अध्वन्यात्मक बातचीत है। जैसे कि संस्कृत में तो कहा कि
भास व्यक्तयामवाची व्यक्तवाणी ही भाषा है। लेकिन प्लेटो ने इससे आगे माना है। प्लेटो ने क्या कहा कि विचार जो होते हैं वो भी भाषा है। हम विचार जो करते हैं वो भाषा के माध्यम से करते हैं। मनुष्य जो विचार करता है, विचारशील प्राणी है, वो 90% बातें मन में करता है। तो प्लेटो ने कहा विचार मूक और अध्वन्यात्मक बातचीत है, लेकिन जब वो होठों में प्रकट हो जाती है तो वो भाषा कहलाती है। तो हम अंतः व्यक्ति संचार करते हैं, अंदर भी बात करते हैं। एक अपने विद्वान हैं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, उनकी परिभाषा लिख के इस भाषा वाले टॉपिक को हम विराम देंगे। तो भोलानाथ तिवारी ने अपने भाषा विज्ञान जो उनकी पुस्तक है उसके पृष्ठ 5 पे लिखा है, भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चारित, भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चारित व्यवस्था है। भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चारित संरचनात्मक व्यवस्था है। इसको जोड़ देना। व्यवस्था है जिसके द्वारा विचार विनिमय होता है। इन्होंने एक चीज और भी कहा है कि भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चारित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की संरचनात्मक व्यवस्था है। यादृच्छिक का मतलब होता है, एक बात और कही इन्होंने, यादृच्छिक, इसको अंग्रेजी में कहते हैं आर्बिट्री। यादृच्छिक का मतलब होता है जैसी इच्छा हो, यानी कि मनुष्य जिस चीज को जो मान लेता है और उसका उच्चारण करता है, अगली पीढ़ी उसी को उस रूप में उच्चारण करती है। पेड़ चल रहा है, हम सब मानते हैं पेड़, क्या पता कैसे पेड़ बना, लेकिन जैसे उसने उच्चारण कर दिया यादृच्छिक, वैसे हम हिंदी में उच्चारण कर रहे हैं। तो भाषा उच्चारण अवयव से उच्चारित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की संरचनात्मक व्यवस्था है जिसके एक समाज विशेष के लोग विचार विनिमय करते हैं। ये इन्होंने कहा पृष्ठ संख्या 5 पर भाषा विज्ञान की किताब है और ये लेखक है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। ये तो हो गई अपने भाषा की बात। अब हम दूसरी बात लेते हैं। भाषा के बाद हमारी भाषा कौन सी है? तो हमारी भाषा है, बताने की जरूरत नहीं है, हमारी राजभाषा हिंदी है। राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी बनती जा रही है। तो हम हिंदी के बारे में देखेंगे। हिंदी हमारी भाषा है। हिंदी शब्द जो आया है, ये कहने की बात नहीं है कि मुस्लिम लोग जब सिंधु नदी के पूर्व के लोगों को हिंदू कहा, उनकी सब चीजों को हिंदी कहा। जैसे इकबाल ने भी कहा, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, यानी हिंद प्रदेश से जो भी संबंधित चीजें हैं वो सब हिंदी। अब हिंदी का अर्थ हम केवल भाषा से लेते हैं। आज हिंदी क्या बन गई? मात्र एक भाषा। लेकिन पुराने जमाने में हिंदी का अर्थ था सिंध प्रदेश से जो भी संबंधित चीजें थी वो हिंदी थी। अब हिंदी की जो उत्पत्ति हुई है वो संस्कृत से हुई है, ये भी आप सब जानते हैं। संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत और प्राकृत से अपभ्रंश,
अपभ्रंश, और अपभ्रंश से हमारी अपभ्रंश, और उसमें अपभ्रंश में स्वर श्रेणी, अर्धमागधी और मागधी, और उनसे संबंधित लगभग 17 बोलियों से हमारी हिंदी विकसित हुई है। इनका आप सेवा काल, जो इनका काल था वो भी आप बता सकते हैं कि 1500 ईसा पूर्व से, बिफोर क्राइस्ट, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक ये हमारी संस्कृत चलती थी। और ये जो पाली है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी। फिर हमारी प्राकृत थी 1 ईसा से 500 ईसा, और अपभ्रंश थी 500 ईसा से 1000 ईसा। तो 1000 के बाद में, 1000 ईस्वी के बाद में हिंदी धीरे धीरे विकास करने लगी। और वो किन से? इसकी जो स्वर श्रेणी अपभ्रंश है, अपभ्रंश में मागधी अपभ्रंश है और अर्धमागधी। कभी भाषा की बोलियां और उनके बारे में जो टॉपिक आएगा तो हम उसके बारे में बताएंगे। अब हम पढ़ते हैं, हिंदी की उत्पत्ति हो गई, अब हिंदी के वर्ण। हमारे संधि जब टॉपिक पढ़ेंगे और भी टॉपिक आएंगे तो उसमें वर्ण विचार बिल्कुल आते हैं और आने चाहिए, तभी संधि समझ में आती है। तो हम पढ़ेंगे हिंदी के वर्ण। हिंदी वर्ण विचार। हिंदी वर्ण विचार। हिंदी में जो वर्ण है वो 11 है। हिंदी के वर्ण कितने हैं? 11। ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। 11 है। थोड़ा सा जो एक में इसमें विचार किया है वो डॉक्टर राघव प्रसाद व्यवहारिक हिंदी, इनकी पुस्तक, और जो नया एडिशन है 2021 का, उसके पृष्ठ संख्या 54 पर इन्होंने यहाँ एक जो ग्रहित स्वर है अंग्रेजी का, उसे माना है और इसको नहीं माना। री को उन्होंने स्वर नहीं माना। संख्या तो 11 है, संख्या में कोई समस्या नहीं, संख्या तो 11 की 11 है, लेकिन उन्होंने री को स्वर नहीं माना है और ओ का माना है। ये आ का जो उच्चारण होता है इसके और इसके मध्य होता है, यहां होता है, इसके नहीं। ए, आ और ओ। हम कभी तो कॉलेज बोल देते हैं, हम कभी कॉलेज बोल देते हैं, लेकिन कॉलेज नहीं बोलते, बीच वाला। उसके लिए तो बोजाराम, इसके लिए राघव प्रसाद ने 2021 का नई किताब है, उसके 54 पृष्ठ पर री को स्वर नहीं माना है। री को, क्योंकि री का उच्चारण पाली से, जो हमारी पाली भाषा थी उससे ही लगभग रे, धन, ई उच्चारण होने लग गया। रे, धन, ई। तो रे तो व्यंजन है और व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, तो री का उच्चारण वैसे नहीं रहा। लेकिन हमारे यहाँ पर पृथ्वी, अब री का ऋषि, ऐसे भाषा के उच्चारण में इनका उपयोग हम करते हैं। अब हम आगे देखेंगे तो हमें तो इसको मानना है, ये तो विचार किया है राघव प्रकाश जी ने,
लेकिन हमारी जो पुस्तकें चलती है 10वीं 12वीं किताबें, उनमें तो यही है, ए आ ई उ ऊ री ए आई ओ औ। तो 11 स्वर हमारे हैं, संख्या में कोई डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा उन्होंने विचार किया है जो लगभग सही भी है। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से हमें इनको ही मानना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी किताब जो पहले चलती थी उसमें भी 11 स्वर यही हैं, और अभी जो बच्चों प्रबोधिनी चलती है उसमें भी यही 11 स्वर है। हम अब एक एक स्वर को देखेंगे। प्रश्न आया है परीक्षा के अंदर, एक ये प्रश्न आया था आरटेट 2011 के अंदर, इसके बारे में आया था आरटेट 2011 के अंदर, उसमें भी हम विचार करते हैं। उन्होंने कहा कि ई क्या संयुक्त स्वर है, ई का उच्चारण क्या ई धन ई बराबर ई है, नहीं है। इसका उच्चारण स्वतंत्र रूप में, हमारे यहाँ पर जो वर्ण आया ई आया चाहे ऊ आया, ये इसका बड़ा रूप नहीं है। अपन बोलते हैं छोटी बड़ी, ऐसा नहीं। इसके उच्चारण में कम समय लगता है, इसके उच्चारण में ज्यादा समय लगता है। हम संधि बनाते हैं, ई धन ई बराबर ई, लेकिन वो नहीं, ये दोनों के उच्चारण, इसका उच्चारण कम है, उच्चारण कम समय लगता है, इसमें अधिक लगता है, लेकिन स्वतंत्र है, इसका संयुक्त रूप नहीं है। अब हम एक एक वर्ण के बारे में देखेंगे कि प्रश्न आता है इनके बारे में। एक बार आया था बिहार के ऐसे ही एग्जाम में, इसके बारे में आया था कि इनका उच्चारण स्थान क्या है, ओ और औ का। हम तो जानते हैं कि ओ धन औ का उच्चारण स्थान क्या है, क्या है इनका, हम देखेंगे। कंठोष्ठ है। ये बिहार के ऐसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है, ऐसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है कि ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या है। तो अपन आगे भी देख लेंगे। कंठोष्ठ इनका उच्चारण है, कंठ और ओष्ठों के द्वारा इनका उच्चारण होता है। अब हम एक एक वर्ण को देख लेते हैं। सबसे पहले हम ए का उच्चारण, हमें ये तो पता है जैसे ए को उपन लिया। एक छोटी सी बात और इस पे चर्चा का विषय है जो बहुत अच्छी है। हमारे एक विद्वान था काका कालेलकर, उन्होंने एक सुझाव दिया ए के बारे में कि सारी मात्राएं इसी पर लगा दो, और मुझे वो सुझाव बहुत अच्छा लगा। उनका नाम था काका कालेलकर। काका कालेलकर ने एक सुझाव दिया कि ए पर ही सारी मात्राएं लगा दो। ए आ पे तो हम लगाते ही हैं, ई पे नहीं लगाते हैं। तो ई ऊ टी को छोड़ दो, ए आई औ तो लगाते हैं आगे, ओ औ। ये बात कही थी काका कालेलकर ने, अच्छी भी है, उच्चारण में कोई समस्या नहीं। आगे हम लगाते भी हैं, इनमें दोनों में लगा रहे हैं, देख लो, और इनमें भी लगा रहे हैं। तो यहाँ क्या दिक्कत है, ए आ ई ऊ ऊ। लेकिन इस सुझाव को माना नहीं गया, अपनी बात को माना नहीं गया। उन्होंने कहा कि बच्चों को इतना अध्ययन करना पड़ेगा, ये ई और पढ़नी पड़ती, ये पढ़नी पड़ती, ऊ और अलग वर्ण, ओ और ये अलग वर्ण, ये अलग वर्ण, ये अलग वर्ण, इसी पे सारी मात्राएं लगा दो, झंझट खत्म, बच्चा सीख गया, ए सीखा, मात्राएं लगा देगा। लेकिन इस सुझाव को माना नहीं गया। माना इसलिए नहीं गया सावरमल खारोड़ कि ए जो है इसके ऊपर सारी मात्राएं लगा के हम सीख तो जाएंगे,
लेकिन जब हम किताबें पढ़ेंगे पुरानी, तो वो ऐसे लिखा होगा तो कैसे पढ़ेंगे, ऐसे लिखा होगा, ऐसे, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, हम तो ऐसे पढ़ेंगे तो लिखा हुआ ही नहीं होगा, ऐसे को कैसे। तो इसके लिए इसको सीखना जरूरी है कि नहीं। और भी बहुत सी चीजें हैं, ऊ का उच्चारण उसने पुराना होगा तो बच्चा तो कभी इस अक्षर को देखा ही नहीं, तो पढ़ेगा कैसे। इस कारण से इसको मान्यता दी है। अब हम ए के बारे में बात करते हैं। ए जो है, ए का मुख्य बात तो ये हर्ष स्वर है। आप जानते हैं इसको, हर्ष स्वर छोटा है। छोटा का मतलब छोटा बड़ा तो इसमें होता ही नहीं, ये अपना स्वतंत्र है। छोटा और इसका बड़ा ये नहीं है, ये भी स्वतंत्र है, ये भी स्वतंत्र है। हर्ष स्वर तो हर्ष स्वर अपन जानते हैं, एक तो इसको बोलते हैं, एक इसको बोलते हैं, एक इसको बोलते हैं। तो ए एक तो हर्ष स्वर है, दूसरा है मध्य स्वर। मध्य स्वर, मध्य स्वर का मतलब है इसका जो उच्चारण होता है वो हमारे मुख के मध्य भाग से होता है। जैसे ए का उच्चारण करें, ए आ पश्च है, ए आगे है, मध्य है। जब ई को देखो ऊपर आगे और है, अग्र स्वर है, ई अ आ, ई सबसे पहले, तो ई अग्र, आ मध्य, ए मध्य, ई अग्र स्वर, अ मध्य, आ पश्च स्वर। तो ए हर्ष स्वर है, मध्य स्वर है, और ये जो है ए वृत्तामुखी है। ए वृत्तामुखी का मतलब हुआ जब इसका उच्चारण होता है तो मुख गोल नहीं होता। जैसे ओ, औ, औ गोल हुआ, लेकिन इसमें गोल नहीं होता है। ठीक है। और एक चीज और है इसमें, ए में अर्ध विपरीत है। अर्ध विपरीत, अर्ध विपरीत का मतलब जब इसको हम बोलते हैं तो पूरा मुख नहीं खुलता। जैसे ए को बोले ए, लेकिन आ को बोलो आ, पूरा मुख खुल जाता है। सबसे ज्यादा मुख इसी में खुलता है, आ में पूरा ही खुल जाता है, आ ए आ। तो ए जो है अर्ध विपरीत है, इसमें मुख पूरा नहीं खुलता, जबकि आ में पूरा खुल जाता है। ये बात हुई इसके बारे में। और इसका उच्चारण स्थान क्या है? इसका उच्चारण स्थान है कंठ। इसका उच्चारण स्थान है कंठ, लेकिन इसमें भी हमारे राघव प्रकाश जी कोमल तालव्य मानते हैं, क्योंकि अब उसका जो इसका उच्चारण जो हमारा कंठ है, हमारा जो शब्द उच्चारण होता है वो कंठ से लेके होठ तक होता है। यहाँ से उच्चारण, यहाँ से तो हवाई आती है, यहाँ से स्टार्ट होता है और वहां से स्टार्ट होता है ए का, क का, के का, ए का। तो इसको हम मानते हैं कंठ। राघव प्रकाश जी इसको कोमल तालव्य, कुछ हद तक बात उनकी सही भी है, क्योंकि इसका उच्चारण अब पहले जो होता था केवल कंठ से, वो नहीं होता, थोड़ा सा ऊपर उसके कोमल तालु भाग से इसका उच्चारण होता है। लेकिन हमें परीक्षा के अंदर इसको ही सही करना है, ये व्यवहारिक हिंदी है और ये परीक्षा की दृष्टि से, तो हमें इसको मानना है कंठ। लेकिन ये भी ध्यान में तो रखना ही कि इसका उच्चारण अब जैसे री का उच्चारण होता नहीं स्वर के रूप में, र धन ई के रूप में होता है। तो ये बात हुई ए के बारे में। हर्ष स्वर है, मध्य स्वर है, ए वृत्तामुखी, मुख गोल नहीं होता, वृत्तामुखी नहीं होता, अवृत्तामुखी, अर्ध विवृत, कंठ कोमल तालव्य। इसी प्रकार से अगला स्वर है आ। पहली बात तो ये क्या है, दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर का मतलब बड़ा नहीं, उच्चारण इसका ए से ज्यादा होता है, ए आ। ठीक है। ये मध्य नहीं है, पश्च स्वर है, पश्च स्वर है। ई का स्वर अग्र स्वर के रूप में आगे से होता है, ई, ए का मध्य आ, और जबकि आ का पश्च स्वर पीछे, पश्च स्वर। ये भी ए वृत्तामुखी है, ए वृत्तामुखी।
ये विपरीत है, पूरा मुंह खुल जाता है, विपरीत, पूरा ही मुंह खुल जाता है, विपरीत हो गया। और ये भी कंठे हैं, कोमल तालव्य है ही, कोमल तालव्य। दीर्घ स्वर है, पश्च स्वर है, दीर्घ रूप में, दीर्घ में यह है, फिर आ गया यह है ना, ये सभी है, ये दीर्घ स्वर है। अब हम अगला लेते हैं ई। ई, ई हर्ष स्वर है, हर्ष स्वर है। अग्र स्वर है, ई का उच्चारण बताया था आपको, अग्र आगे से उच्चारण होता है, ए का मध्य से होता है, आ का पीछे से होता है, और गले के पीछे से, अग्र स्वर। और मध्य, ये भी अवृत्तामुखी, गोल नहीं होता मुंह, अवृत्तामुखी, मुंह गोल इसमें भी नहीं होता, ई का उच्चारण करो मुंह गोल नहीं होता, ई अवृत्तामुखी है। फिर ये है संवृत स्वर, अब ये बात हटके आई है, संवृत। संवृत का मतलब जिह्वा का व्यवृत भाग अपनी अधिकतम ऊंचाई पे रहता है। जिह्वा का जो जीभ है उसका जो व्यवृत भाग, जो भाग काम में आता है, व्यवृत। संवृत का मतलब जिह्वा का व्यवृत भाग अपनी अधिकतम ऊंचाई पे होता है और मुख बंद हो जाता है, ई, और दांत पास पास में आ जाते हैं, संवृत। ये भी संवृत है। आगे समृद्ध हो गया, और इसका उच्चारण है तालु से, तालव्य। इसका उच्चारण क्या है? तालव्य। ठीक है, तो ये हो गई ई। अब हम बात करते हैं बड़ी ई के बारे में। बड़ी तो हम बोलते हैं, वैसे हम भी यहीं के हैं, तो बड़ी, छोटी, छोटा ऊर, बड़ा ऊर, इससे उच्चारण इसका थोड़ा ज्यादा होता है, ई। ये दीर्घ स्वर है इसका, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर हो गया। और ये भी अग्र स्वर है, ई, दोनों अग्र स्वर, अग्र स्वर हो गया। ये भी अवृत्तामुखी है, मुंह गोल नहीं होता इसमें बोलने पर। और ये भी संवृत है, जिह्वा का व्यवृत भाग अपनी अधिकतम ऊंचाई पे होता है, मुख विवर बंद हो जाता है और दांत पास पास में आ जाते हैं, और तालव्य। ये है बड़ी। अब अगला है बड़ी के बाद ऊ। ऊ और ऊ, ऊ, ऊ। ऊ जो है यह हर्ष स्वर है, ऊ। पस्त स्वर है, वृत्तामुखी, ऊ। ये बात हटके आई है, वृत्तामुखी, गोड़ हो जाता है ऊ का उच्चारण। ठीक है, अर्ध संवृत है, और ओष्ठ है, ओष्ठ है, होठ से इसका भाग जो है उच्चारण होता है। अब अपन बात करते हैं बड़े ऊ के बारे में। ये इसका दीर्घ है, दीर्घ स्वर। आगे की बात जो इसमें है, पश्च स्वर हो गया, ये भी वृत्तामुखी है।
वृत्तामुखी, वृत्तामुखी, अर्धसंवृत्त, अर्धसंवृत्त। अब इसके बाद में है ए और आई। ए, इसका उच्चारण स्थान है तालव्य, और ये भी दीर्घ है, अर्धसम्मिलित है, अर्धसम्मिलित है, और उच्चारण स्थान हो गया तालव्य। ए वृत्तामुखी है। फिर हो गया आई, तालव्य, दीर्घ, ए वृत्तामुखी। फिर आता है ओ, ये हो गया कंठोष्ठ है, कंठोष्ठ है, कंठ और होठों के द्वारा। कंठोष्ठ है, दीर्घ, दीर्घ, अर्धविवृत, और फिर हो गया नेक्स्ट आउ। ये भी कंठोष्ठ है, दीर्घ और अर्धविवृत। तो इस प्रकार से इनका उच्चारण होता है। तो स्वर की संख्या 11 है, और इस प्रकार से इनका हिंदी वर्ण विचार कंप्लीट होता है। यदि मुझे आपको ये पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको जो है शेयर करें। धन्यवाद।